नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा की समीक्षा करते हुए कहा कि ये यात्रा चुनौती भी है और परीक्षा की घड़ी भी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शुरुआती 15 दिन बेहद चुनौतीपूर्ण हैं। इसके लिए सभी विभाग अपनी तैयारी कर लें। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट ने भी कहा कि अपने तंत्र को एक्टिव रखना ये सीएम का काम है, न कि कांग्रेस का। कांग्रेस तो यात्रा के अंतिम 15 दिनों में भी कमियां ही निकालेगी। देखिए, अपने तंत्र को एक्टिव रखना है मुख्यमंत्री काम, अपोजिशन काम नहीं। अपोजिशन तो पहले 15 दिन के अंदर भी यात्राओं की कमियां ही निकालेगा, लेकिन बड़ी संख्या में यात्रा जब बढ़ती है तो व्यवस्था ठीक रखने के लिए अपने तंत्र को भी सचेत रखना ये सरकार का उत्तरदायित्व होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको कहा है कि पहले 15 दिन, वास्तव में पहले 15 दिन व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने का समय होता है, और उसके लिए अगर तंत्र को उन्होंने एक्टिव मोड में रखा है तो इसका सम्मान करना चाहिए, इसका स्वागत करना चाहिए। यात्रा को प्रभावित करने का कांग्रेस को प्रयास कर रही है। लेकिन चारधाम यात्रा को लेकर के उत्तराखंड सरकार कहीं से गंभीर नहीं दिखाई दे रही है। यात्रा सीजन जब आता है तो मुख्यमंत्री भी बयानबाजी करते हैं, पर्यटन मंत्री भी बयानबाजी करते हैं, प्रशासन भी बयानबाजी करता है, लेकिन धरातल पर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो कहीं नजर नहीं आती। आप केदारनाथ का उदाहरण ले लीजिए, वहां पर अब तोड़फोड़ की जा रही है। जो रास्ता करोड़ों की लागत से बना था मंदिर जाने के लिए, उस पर बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए गए हैं, क्योंकि वहां पर तीर्थ पुरोहितों के आवास हैं और जो भक्त आते थे वो तीर्थ पुरोहितों के आवास में रहते थे। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सीएम पुष्कर सिंह धामी सम्मानित करेंगे। प्रदेश के शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा कि बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सीएम छात्रवृत्ति योजना के तहत सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे कार्यक्रम से छात्रों का मनोबल भी बढ़ता है। बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सीएम छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इसके तहत हाई स्कूल के छात्रों को 1000 प्रति महीना और इंटर के छात्रों को 1200 प्रति महीना छात्रवृत्ति दी जाती है। देखिए, गत वर्ष मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है, और उसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो छात्र मेरिट में आएंगे उन सभी को, हाई स्कूल वाले को 1000 और इंटरमीडिएट वाले को 1200 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति प्रदान की जानी है। इसके अलावा कक्षा 6 और 8 के स्तर पर परीक्षा के माध्यम से स्क्रीन टेस्ट करके उसमें भी हर ब्लॉक स्तर पर बैंड बना के, और जो मेरिट के 10% लोग होंगे उनमें उनको भी छात्रवृत्ति दी जानी है। तो खबर देहरादून से है, जहां पर फसल कटाई के बाद में अवशेषों को जलाने पर रोक 7 दिन तक रहेगी प्रभावी। बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से, जहां पर सीएम ने दिए सभी डीएम को निगरानी के निर्देश। सीएम धामी ने मुख्य सचिव को दी है कार्रवाई के निर्देश। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर वन अग्नि की घटनाओं को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। वन अग्नि की घटनाओं को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया, जहां पर आपको बताते चले कि फसल कटाई के बाद अवशेषों को जलाने पर अब रोक लगा दी गई है। ये रोक 7 दिन तक प्रभावी रहेगी। सीएम ने डीएम को निर्देश दिए। साथ ही आपको बताते चले कि सीएम धामी ने वन अग्नि की बढ़ती घटनाओं को लेकर बड़ा फैसला किया है। फसल कटाई के बाद अवशेषों को जलाने पर 7 दिन तक रोक रहेगी। सीएम ने डीएम को निगरानी के निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर देहरादून से, फसल कटाई के बाद अवशेषों को जलाने पर रोक, 7 दिन तक ये रोक प्रभावी रहेगी। सीएम ने सभी डीएम को निगरानी के निर्देश दिए हैं और सीएम धामी ने मुख्य सचिव को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वन अग्नि की घटनाओं को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है।
तो वहीं देहरादून से बड़ी खबर आ रही, जहां पर पेयजल की बर्बादी करने वालों पर अब एक्शन होगा। पानी बेचने का धंधा करने वालों पर जल संस्थान ने शिकंजा भी कसा है। बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से, जहां पर जल संस्थान की टीम ने चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान 15 घरों में पानी की बर्बादी की जा रही है। अवैध तरीके से संचालित किए जा रहे ट्यूबवेल संचालकों को भी नोटिस भेजा गया है। चेकिंग के दौरान 15 घरों में अनियमितता मिली है। पेयजल की बर्बादी करने वालों पर अब एक्शन होगा। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर जल संस्थान की टीम ने चेकिंग अभियान चलाया। तो बढ़ते आगे, उत्तराखंड में लगातार पेयजल का संकट बढ़ा हुआ दिख रहा है और जिसे लेकर देहरादून में जिलाधिकारी ने भी पिछले दिनों जल संस्थान के अधिकारियों के साथ में महत्वपूर्ण बैठक की थी, जिसमें उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। और साथ ही आपको बताता चले कि जिलाधिकारी सोनिका मीणा ने बताया कि प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि सभी को समुचित रूप से जल उपलब्ध हो सके और अगर कोई पानी की बर्बादी करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने यह भी बताया कि अभी तक जल संस्थान के टोल फ्री नंबर पर लगभग 80 से भी ज्यादा शिकायतें आई हैं। प्रशासन भी लगातार जल संस्थान के अधिकारियों के संपर्क में है। करीबन 80 प्लस शिकायतें अभी उसमें आई हैं और जो कंसर्न है उनसे हम लोग टच में रहते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम रिजॉल्व हो जाए। कुछ ऐसी जगह होंगी जहां पे हमें टैंकर से ही उपलब्धता करानी पड़ेगी, लेकिन बाकी जगहों पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मेंटेनेंस या कोई लीकेज का इशू है तो तत्काल से रिजॉल्व करें। कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर पिछले कुछ दिनों से राजनीति तेज हो गई है। विपक्ष सवाल उठा रहा और वहीं सत्ता पक्ष सवालों का मुस्तैदी से भी जवाब देने में जुटा है। इस बीच विशेषज्ञ डॉक्टर ने लोगों से पैनिक ना होने की भी अपील की। दरअसल यूके की फार्मा कंपनी और एस्ट्राजेनेका ने पहली बार लंदन के कोर्ट में स्वीकार किया है कि उसकी कोरोना वायरस के खिलाफ लगने वाली वैक्सीन से दुर्लभ मामलों में गंभीर साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जिसके बाद इस पर सियासत भी अब तेज हो गई है। देखिए, कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में जो खुलासा हुआ है, ब्रिटेन की अदालत में बाकायदा हलफनामा देकर के सीरम कंपनी ने स्वीकार किया है कि उनकी दवा का, उनकी वैक्सीन का आफ्टर इफेक्ट हार्ट अटैक के रूप में, ब्रेन हेमरेज के रूप में, खून के थक्के जमना, ब्लड क्लॉटिंग होना, ये सारे आफ्टर इफेक्ट्स कोविशील्ड के हैं। निश्चित रूप से करोड़ों लोगों के जीवन की रक्षा करने वाली वैक्सीन के खिलाफ जिस तरह से कांग्रेस और समस्त विपक्षी दलों के द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है, वो एक किसी एजेंडे का हिस्सा है। और वैक्सीन को लेकर के जब वैक्सीन बनकर तैयार हुई थी और जब करोड़ों लोगों की जान वैक्सीन के द्वारा बचाई गई हमारे देश के अंदर, उस समय भी विपक्षी दलों के द्वारा वैक्सीन पर सवाल उठाए गए थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोविड की जो भी वैक्सीन है, इनके साइड इफेक्ट लगाने के 1 से 6 हफ्ते के बीच आ जाते हैं। मतलब आज आपने लगाया तो आपको 1 से 6 हफ्ते के बीच इसमें इसके साइड इफेक्ट आ जाते हैं और इतने दिनों बाद तो इसमें आने का कोई मतलब ही नहीं है। अब जो इसका साइड इफेक्ट है उसको कहते हैं ब्लड क्लॉट्स वगैरह बनते हैं, जिसको कि टीटीएस कहते हैं। जो क्लॉटिंग होती है, टीटीएस मतलब थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम होता है। ये कहते हैं डॉक्टर, मेरी जो पर्सनल जो मेरी ओपिनियन है, आई थिंक इसमें पैनिक होने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है आपको। और वैक्सीन ऐसा नहीं कि ये पहली बार हमारी इस ह्यूमन स्पीसीज को पहली बार वैक्सीन लगी। 100 सालों से वैक्सीन चली आ रही है। आपने देखा होगा कि स्मॉल पॉक्स की लगी थी, चिकन पॉक्स की लगती है, इन्फ्लुएंजा लगती है, टाइफाइड वैक्सीन होती थी, ऑल आर वैक्सीन।
होता क्या था कि इस समय थोड़ा कुछ लोग जो कि वैक्सीन के अगेंस्ट थे, इतना जरूर हुआ कि इस समय जो इसका डेवलपमेंट हुआ, इस समय जरूरत थी, समय की जरूरत थी कि हमें बहुत जल्दी ये डेवलप करनी थी। तो उसमें उतने ट्रायल नहीं हो पाए जितने ट्रायल नॉर्मल वैक्सीन होते। कहते हैं कि अगर ये नॉर्मल वैक्सीन को डेवलप करने में 5 से 10 साल लगते हैं, इसमें इन्होंने 1.5-2 साल में वैक्सीन बनाई। आई थिंक वो साइंटिस्ट के लिए हमें उनको कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहिए उसके लिए, क्योंकि उस समय जो समय क्राइसिस आ गई थी। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू श्रद्धालुओं का जत्था 3 दिवसीय हरिद्वार दौरे पर है। हरिद्वार के मठ मंदिरों के दर्शन करने के बाद पाकिस्तानी हिंदुओं ने अपने परिजनों की अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया है और साथ ही उनके तीर्थ पुरोहितों की तरफ से हर की पौड़ी पर भी आपको बताते चले कि पूरी विधि विधान के साथ अस्थियों का विसर्जन कराया गया। और जिन दिव्यांग लोगों की अस्थियों को आपको बताते चले कि मां गंगा में विसर्जित किया गया, उनकी मृत्यु कई साल पहले हुई थी, लेकिन वीजा न मिलने की वजह से परिजन उनकी अस्थियों को संभाल कर रखे हुए थे। और आपको बताते चले कि श्रद्धालुओं ने भी बताया कि जब उनके यहाँ पर किसी की मौत हो जाती है तो मोक्ष के लिए अस्थियों को मां गंगा में विसर्जित किया जाता है। लगभग 20-22 प्राणियों की अस्थियां आज श्री गंगा जी में प्रवाहित की गई। ये लोग शदानी दरबार के जत्थे में आए हैं। कुछ लोग परिचित हैं, बाकी परिचित भी नहीं रहते, पर ये हमारा एक धार्मिक सेवा है, पवित्र भावना है कि लोगों का अंत भला हो, उनकी सदगति होनी चाहिए। सिंध प्रांत में ब्राह्मण तो बहुत है ना, पवित्र सिंधु भी है, परंतु अस्थि प्रवाह तो पूरे सिंधी हिंदू समाज की गंगा जी में ही होती है। गंगा जी के बिना गति नहीं। हमारे पुरोहित भी मतलब युगों युगों से यहीं पर है सिंधु समाज के। क्या है कि वीजा की बहुत प्रॉब्लम रही है शुरू से लेकर 71 की जंग के बाद वीजा की प्रॉब्लम रही है। वीजा बहुत देर से मिलती है। हम श्री नरेंद्र मोदी को ये अपील करते हैं, बेनती करते हैं कि इतने आपने पुण्य के काम किए हैं, एक पुण्य का ये भी काम कर दो कि पाकिस्तानी सिंधी हिंदू यात्रियों को वीजा में नरमी करे। 5-5, 6-6 महीने 40-40, 30-30 हज़ार रुपया खर्च करके हम वीजा अप्लाई करते हैं, फिर भी वीजा नहीं मिलती। अगर मिलती है तो 5-6 महीने के बाद मिलती है, तो जो प्रोग्राम होता है वो खत्म हो जाते हैं। मुख्यालय पौड़ी के गडोली स्थित संत निराकारी सत्संग भवन परिसर में संत निराकारी मिशन की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान रक्तदान शिविर का रिबन काटकर संत निरंकारी मंडल मसूरी जोन के जोनल इंचार्ज हरभजन सिंह ने उद्घाटन किया। वहीं मौके पर स्थानीय विधायक राजकुमार पोरी ने शिविर में पहुंचे लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित कर सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी खिंचवाकर रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र भी वितरित किए हैं। मिशन की पौड़ी शाखा संयोजक नपेश तिवारी ने भी बताया कि मिशन की तरफ से आयोजित रक्तदान शिविर में मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से पहुंची डॉक्टरों की टीम ने रक्तदान संबंधी प्रक्रिया की है। साथ ही नेत्रदान शिविर में कोटद्वार, श्रीनगर, हल्दुखाता, सतपुली, पेंडुल और लेंसडाउन आदि जगहों से मिशन से जुड़ी मुखी और स्वयंसेवियों ने प्रतिभाग किया है। आज का मुख्य उद्देश्य रक्तदान शिविर है। ये रक्तदान शिविर 24 अप्रैल 1986 से ये लड़ी शुरू हुई। बाबा हरदेव सिंह महाराज जो हमारे सतगुरु थे, उन्होंने स्लोगन दिया कि रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए, और तभी से ये 24 अप्रैल जब हमारे बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की शहीदी हुई तो बाबा हरदेव सिंह जी ने ये स्लोगन दिया कि रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए। अभी 24 अप्रैल को भी निरंकारी सत्संग जो मिशन है उसके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, और मैं सर्वप्रथम सत्संग मिशन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं लगातार कई वर्षों से ऐसे कार्यक्रम में आ रहा हूँ और हर साल यहाँ पर इस तरह का ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम किया जाता है। ये बहुत ही नेक कार्य है, पुण्य का कार्य है। इससे बड़ा पुण्य का कार्य कोई है नहीं। हमारे अस्पताल में जो है सो पहाड़ पर सबसे ज्यादा लोड रहता है, और हमारे यहाँ जो रिक्वायरमेंट है ये ब्लड की बहुत ज्यादा रहती है। और निरंकारी मिशन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि इनके सहयोग से हर साल हम लोग निरंकारी मिशन के लिए हम लोग ब्लड लेने के लिए हम लोग आते हैं। आज भी हम लोग 24 तारीख को भी हम लोगों ने रुद्रप्रयाग में ब्लड डोनेशन कैंप किया था,
जो कि निरंकारी मिशन के द्वारा किया था, और आज भी ये मिशन के द्वारा एक ब्लड डोनेशन कैंप को संचालित किया जा रहा है, जिसमें अभी तक हम लोग 54 ले चुके हैं और अभी ये कंटिन्यू है। बाबा हरदीप सिंह जी महाराज की शिक्षाएं कि रक्त नाड़ियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए, तो इसलिए हमारी ब्रांच की सेवा में ये झोली आई, झोली में ये सेवा आई कि यहाँ पर रक्तदान शिविर होना है। और इस बीच जो है बार बार मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से हमको निवेदन किया जा रहा था कि तिवारी जी यहाँ पर एक शिविर के लिए, क्योंकि अभी यात्रा धाम भी यात्रा का सीजन शुरू होने वाला है। 10 तारीख से 4 धाम यात्रा प्रारंभ हो रही है, और इस उसमें जब भी कोई भी ऐसी आपदा या कोई अनहोनी हो जाती है तो उसमें खून की रक्त की सख्त आवश्यकता होती है। उनकी भावना का सम्मान करते हुए और गुरु की शिक्षा को शिरोधार्य करते हुए उत्तराखंड के शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में टॉपर प्रियांशी रावत के डमी स्कूल मामले की जांच के आदेश दिए हैं। आपको बताते चले कि बोर्ड परीक्षा में 100% अंक प्राप्त कर पहाड़ की ये बेटी जो है जिस स्कूल में पढ़ती थी उस स्कूल को 10वीं की मान्यता नहीं मिली है। शिक्षा विभाग के अधिकारी अब इस मामले की जांच में भी कर रहे हैं। और साथ ही आपको बताते चलें कि JBSGIC गंगलोटी घाट पिथौरागढ़ की छात्रा प्रियांशी रावत ने संयुक्त श्रेष्ठता सूची में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर पिछले सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर उत्तराखंड की 10वीं बोर्ड परीक्षा में सबसे अधिक अंक लाने वाली छात्राओं में अपना नाम दर्ज कराया है। नहीं, देखिए अभी जैसा कि मैंने जानकारी प्राप्त की है, जिस स्कूल से फार्म भरा गया था JBS समथिंग करके, वहां पर वो मान्यता प्राप्त है 12 तक का, और वहीं से फार्म भर करके उसने परीक्षा दिया था। जहां तक अन्य स्कूल में पढ़ने का सवाल है उसके बारे में पता कर लेंगे। दून पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना राजपुर पुलिस ने मसूरी रोड पर चेकिंग के दौरान एक विदेशी महिला को हाई प्रोफाइल ड्रग कोकीन के साथ में गिरफ्तार किया है। महिला के कब्जे से 31 ग्राम अवैध कोकीन बरामद की गई, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 21 लाख रुपए बताई जा रही है। और साथ ही आपको बताते चलें कि 16,500 की नकदी भी बरामद हुई है। और महिला तस्कर के विरुद्ध थाना राजपुरा में NDPS एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत भी किया गया है। आपको बताते चलें कि कोबरा गैंग की महिला तस्कर को गिरफ्तार किया गया, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता मिली। NDPS एक्ट के तहत में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। दरअसल 31 ग्राम अवैध कोकीन भी महिला से बरामद की गई है। फिलहाल मामले को दर्ज किया गया है और लगातार जांच भी जारी है। थाना राजपुर पुलिस के द्वारा हमारे सीओ मसूरी साहब के नेतृत्व में एक विदेशी महिला जो कि कीनिया की रहने वाली है, उनको 31 ग्राम अवैध कोकेन के साथ जो अरेस्ट किया गया है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत तकरीबन 21 लाख है। उनके पास से तकरीबन 16,500 रुपए की नकदी भी बरामद की गई है और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी उनके पास से बरामद हुआ है। और जो अभी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की गई है उससे ये जानकारी में आया है कि ये कीनिया की रहने वाली है और अभी तक समय जो है ये थाना रायपुर क्षेत्र में कहीं किराए पर रह रहे हैं। पौड़ी मुख्यालय से सटे जंगलों में आग लगने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं SSB प्रशिक्षण केंद्र से सटे कमिश्नर आवास के समीप जंगल में आग लगने की घटना सामने आई। आग इतनी भीषण थी कि चारों ओर धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था। वहीं सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड और SSB वन विभाग QRT टीम ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। साथ ही DFO स्वप्निल अनिरुद्ध ने भी साथ में अन्य अधिकारी और कर्मचारी आग बुझाने में जुटे हुए थे। साथ ही आग पर काबू पाने में वन विभाग के कर्मियों के साथ साथ दमकल कर्मियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जो है सुबह टेका रोड से नीचे आग लगी हुई थी और वो जो है तेज हवा होने के कारण और बहुत ही उष्ण मौसम होने के कारण, गर्म मौसम होने के कारण ऊपर तक फैल गई। क्राउन फायर होकर जो है ऊपर जो हमारा नागदे वाला जंगल है वहां तक पहुंच गई
और रिज क्रॉस करने के बाद जो एसएसबी यहाँ पौड़ी में जो इनका एक एम्यूनिशन डिपो है वहां तक पहुंचने की संभावना थी, तो हम लोगों ने टीम लगाकर तो बढ़ते आगे, लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत गंगा में डूबे पिता पुत्र के शव को एसडीआरएफ की टीम ने बरामद कर लिया है। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शवों को कब्जे में लेकर एम्स भेज दिया है। साथ ही आपको बताते चले कि 2 दिन पहले देवप्रयाग से देहरादून जाते समय एक परिवार में शामिल युवक गर्मी की वजह से लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र के माला गांव के पास में गंगा में नहाने के लिए गया था। अचानक से पैर फिसला और वो गंगा में डूबने लगा। बेटे को बचाने के लिए पिता भी पीछे से दौड़े और देखते ही देखते हुए गंगा में डूब गया। प्रदेश के जंगलों में आग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सरकार ने वायुसेना और एनडीआरएफ की मदद से लेने का फैसला भी लिया है। जंगल में आग ज्यादा भड़की तो वायुसेना और एनडीआरएफ को मोर्चे पर उतार दिया जाएगा। और साथ ही आपको बताते चले कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट ने भी कहा कि मुख्यमंत्री और वन मंत्री लगातार वन अग्नि की घटनाओं पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा लगता है कि अब गांव में वन जोड़ों की नीति बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि पिछले साल में बड़ी संख्या में वन हानि हुई थी, उसमें भी कुछ चीज जो है वो तय हुई थी। और अभी खास तौर पर वन सुरक्षा के तौर पर पहले वन पंचायतें हुआ करती थी और आज भी हैं, लेकिन उसमें व्यवहारिकता और आत्मीयता के लिए कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। ये सत्य है कि वनों की घटनाएं बढ़ रही, कि वन क्षेत्र हमारे बढ़ेंगे तो स्वाभाविक रूप से उसका बचाव करने का भी सरकार की नीति तय होती है। माननीय वन मंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री लगातार इस पर निगरानी रखे हुए हैं। लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि कोई न कोई अब गांव से वन जोड़ो इसकी नीति बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि पिछले वर्ष भी बड़ी संख्या में वन हानि हुई थी। तो कुछ चीजें तय हुई हैं, अभी खासतौर पर वन जीव के संदर्भ में नीति बनी हुई है, लेकिन अभी तक वन सुरक्षा की दृष्टिकोण से पहले प्रत्येक गांव सभा की अपनी वन पंचायतें हुआ करती हैं। उत्तराखंड के जंगल जो है 1 महीने से ज्यादा समय हो गया है, धू करके जो है जल रहे हैं और 600 से ज्यादा जंगल जो है जल करके राख हो गए हैं। खरबों रुपए की संपत्ति स्वाहा हो गई है और मुख्यमंत्री की निद्रा अब जाकर के टूटी है। मुख्यमंत्री पूरे देश में घूम रहे थे, भाजपा के लिए वोट मांग रहे थे, लेकिन जिस प्रदेश की जनता ने उनको जो है चुना, मुख्यमंत्री बनाया, वहीं के आप जंगलों को बचाने के लिए चिंतित नहीं है, वहीं की जनता के जो है स्वास्थ्य की आपको फिक्र नहीं है। अब तो जान माल के नुकसान की भी तमाम खबरें आ रही हैं। आपको बताते चलें कि बढ़ती जा रही जंगलों की आग को लेकर लगातार काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है और इसी को लेकर महेंद्र भट्ट ने भी जानकारी दी है। खबर देहरादून से है, जहां पर एनडीआरएफ की मदद भी लेने का फैसला लिया गया है। राजपुरे में इतना ही। नमस्कार।